तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं। आज का हमारा डे होगा डे 28, जहाँ पर हमने 45 डेज तक का चैलेंज लिया हुआ है। और ये थर्ड बुक का आज ये पार्ट 3 होगा। इस पार्ट 3 के अंदर ही जो है हम लोग थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी, ऑफ कोर्स बहुत लंबी जाएगी ये। और इसी वीडियो के अंदर ही जो है हम 11th चैप्टर जो है आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसको पूरा खत्म कर देंगे। एंड गाइज, इस चैप्टर को मैंने पर्टिकुलरली इतना टाइम लेकर के इसलिए बताया बिकॉज ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट इसके अगले वाला जो चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी भी चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लेकर के मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और आपको पता ही होगा कि डेली के हम 5 जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं अपने यहाँ कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर, या फिर इसी की जगह पर पोस्ट लिखा होगा उसी सेक्शन पे हम लोग अपलोड करते हैं। आप लोग डायरेक्ट जो है इसी पोस्ट या कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर जा करके जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ उन जा करके आप ऑप्शन, मतलब किसी भी ऑप्शन पे आंसर क्लिक करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्लेलिस्ट मिल जाए डे वाइज, तो आप इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज और पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज, ये दोनों ही जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही हम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का जो होता है ना क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस, वो सारे आपको बता दूंगा। प्लस लास्ट में जितने भी मैंने अभी तक आपको एमसीक्यूज वगैरह करवाए होंगे उनकी एक कंबाइंड वीडियो लेकर के आऊंगा जिसका लिखा होगा वन शॉट। ठीक है, एक वन शॉट वाली वीडियो लेकर के आऊंगा। ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और आज है हमारा डे 28, पार्ट 3 हो रहा है ये। और अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरा हम देख लेते हैं कि कितना आपको याद है पिछला। आपको पता होगा कि 1915 के अंदर जो है महात्मा गांधी जी वापस आते हैं। कहाँ से आते हैं वापस? दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वापस लौटते हैं। लौटने के बाद वो किससे मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये इंसान, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं ये। ठीक है, और इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी जी को सजेशन दिया था कि अगर आप लोग अगर आप भारत की समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाह रहे हो भारत के लोगों को, तो सबसे पहले आपको पूरा भारत भ्रमण करना चाहिए। भारत पूरा जाओ, घूम करके आओ। घूम करके आओगे तो जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई में भारत के क्या क्या रियल इश्यूज हैं, क्या क्या असली वाले मुद्दे हैं। तो ये आपको अब पता चलेगा घूमने से। इस वजह से जो है महात्मा गांधी जी तय करते हैं कि मैं 1916 के अंदर अब घूमना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये घूमने स्टार्ट हुए। ठीक है, इन्होंने घूमा यहाँ तक। घूमते घूमते फिर इनको क्या होता है कि 1916 के अंदर जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, यूपी के अंदर है ये। वहीं पर जो है ना महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है एक भाषण देने के लिए, एक स्पीच देने के लिए। तो महात्मा गांधी जी जाते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना भाषण देते हैं। और वो सारा भाषण जो है वो गरीबों के हितों के रिगार्डिंग था, गरीबों के लिए वो सारा भाषण देते हैं। और जैसे ये सारा भाषण उनका हो जाता है तो होने के बाद ही बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं महात्मा गांधी जी के भाषण से, जिसकी वजह से दिसंबर 1916 के अंदर ही जो है बिहार चंपारण बिहार चंपारण से जो है एक बंदा आता है महात्मा गांधी जी के पास। एक किसान आते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो आते हैं और बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी जरा चलिए हमारे यहाँ पर चंपारण के अंदर नील खेती से रिलेटेड जो उन्होंने सबसे पहला अपना सत्याग्रह वगैरह बोल लीजिए आंदोलन करा, तो वो उन्होंने चंपारण के अंदर जाकर के किया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी जी 1916 से लेकर के 17 तक ओनली जो है वो हेल्प करते हैं। किसकी? किसानों की हेल्प करते हैं वो। ठीक है, किसानों की जो है वो हेल्प वगैरह जो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 17 तक उनको कोई भी इनविटेशन वगैरह सब नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि 1918 के अंदर जो है उन्होंने 2 अभियान करे, और दोनों ही अभियान उनका घर यानी गुजरात के अंदर होते हैं। पहला वाला होता है आपका अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद। ठीक है जी, अहमदाबाद के अंदर होता है जहां पर मिल मिल यानी जो फैक्ट्री होती है, उस मिल के किसान, उस मिल के जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो मजदूर है, उनके लिए उन्होंने आंदोलन करवाया था। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाना चाह रहा मैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड आपका जो हुआ था वो था खेड़ा के अंदर हुआ था। खेड़ा के अंदर जो किसानों की जो फसल है वो चौपट हो गई थी, तो उसके रिगार्डिंग जो है महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था। फिर आपको पता होगा कि 19 मार्च 1919 के अंदर जो है भारत के अंदर एक एक्ट आता है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट का क्या मतलब था आपको पता है? ये एक तरफ से कानून था जिसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को जेल में डाल दिया जाएगा बिना मुकदमा चलाए। प्लस
जिस भी इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा वो कोर्ट नहीं जा सकता, अदालत में नहीं जा सकता अपनी सुनवाई करवाने के लिए। तो ये चीज़ भी जो है इस रॉलेट एक्ट के अंदर ये सारी बातें मेंशन थी। हालाँकि इसके अंदर और भी बातें मेंशन है, बट मैं आपको ओनली आपकी जो एनसीईआरटी उसके अनुसार बता रहा हूँ। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको डीप में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी होंगी, ठीक है? जैसे ही आपका ये रॉलेट एक्ट होता है तो इसी के अगेंस्ट में, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। 1 मिनट। अगेंस्ट में जो है क्या होता है, 19 कह रहा हूँ, 13 अप्रैल 1919 यानी कि जस्ट इसके अगले महीने के अंदर ही जो है क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है जी। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ये अमृतसर के अंदर होता है। आपको याद रखना है अमृतसर कहाँ पर है, ये पंजाब के अंदर है जी। ठीक है, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी है वो पंजाब के अंदर। यहाँ यहीं पर क्या होता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो होता है, जहाँ पर जनरल डायर करके एक इंसान था जो कि जो कि सेनापति एक तरफ से समझ लीजिए वो था। उसने क्या करा था कि हुक्म दे दिया था, लोग जो उसकी सेना है उसको हुक्म दे दिया था कि जो भी लोग जलियांवाला बाग के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खिलाफ हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर जो है ना गोली चला दो। गोली चलाने के बाद क्या होता है कि 400 से ज़्यादा लोग जो है मर जाते हैं, जिसके अंदर बड़े और बूढ़े और बच्चे भी जो इसके अंदर शामिल थे। बड़ा ही घटिया नीच किस्म का इंसान था ये। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर क्या होता है, महात्मा गांधी जी फिर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद फिर वो महात्मा गांधी जी 1920 के अंदर, ठीक है जी, 1920 के अंदर जो है वो असहयोग आंदोलन चला देते हैं। असहयोग आंदोलन जो है चलाते हैं। असहयोग आंदोलन इन द सेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। इस कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के अंदर क्या कहते हैं, वो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो वकील लोग हो गए और जो जजेस हो गए, उन सभी से रिक्वेस्ट कर कि भाई ब्रिटिश के द्वारा यानी कि जो ब्रिटेन के द्वारा जितने भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग वगैरह बनाई गई है उनके अंदर ना जाएं, आप असहयोग करें। और प्लस टैक्स वगैरह जो होता है यानी जो कर वगैरह होता है वो भी ना दे ब्रिटेन के सरकार को। तो ये बात जो है असहयोग आंदोलन के अंदर उन्होंने कही थी। तो आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा कि 1919 के अंदर ही जो है ना एक ऑलरेडी एक खिलाफत आंदोलन जो है चल रहा था। आपको पता होगा ये खिलाफत आंदोलन जो है मुसलमान के लोगों ने, भारतीय जो मुसलमान है उन्होंने जो चला रखा था। और वो क्यों चला रखा था, क्या चला रखा था, बता रखा मैंने आपको, एक बार जा करके देख लीजिए किनके द्वारा ये चलाया गया था। ये चलाया गया था अली बंधु के द्वारा। किसके द्वारा, अली बंधु। ये अली बंधु किसी एक इंसान का नाम नहीं है, ये अली भाई हैं ये, और बंधु बेसिकली भाई को बोला जाता है। ठीक है, तो ये अली बंधु हुआ करते थे, मतलब अली सरनेम के दो भाई हैं। पहले भाई का नाम क्या था, मोहम्मद मोहम्मद अली, और दूसरे वाले का नाम क्या था, शौकत अली। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, नहीं पता तो भाई रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, तो जैसे ये फिर जो महात्मा गांधी जो क्या करते हैं, 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के अंदर जो है खिलाफत आंदोलन को भी मिला देते हैं। और इसको मिलाने से क्या होता है कि जो हिंदू हैं वो प्लस जो मुसलमान हैं वो, ये दोनों के दोनों ही इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद ये जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है चलने स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही लंबे स्तर पर जो है चलना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारी जो ब्रिटेन की जो सरकार है वो इस चीज़ से ना बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन ये सिलसिला जो है रुक जाता है, कब रुकता है वो रुकता है जब फरवरी 1922 के अंदर चोरी चोरा का घटना हो जाता है। क्या होता है, चोरी चोरा। चोरी चोरा एक जगह का नाम है जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन था, उसको ना जला दिया गया था। लगभग उसके अंदर 15 जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको जो है जिंदा जला दिया गया था। और जैसी ये घटना सामने आई तो महात्मा गांधी जी ने कहा, भाई ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा है मैं उसको वापस ले रहा हूँ। हम किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर जो है हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये जो हिंसा हुई है चोरी चोरा के अंदर, इसी की वजह से हम जो है इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं, ऐसा जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि 1922 से लेकर के 1928 तक महात्मा गांधी जी जो है ओनली सेवा वगैरह जो है लोगों की सेवा वगैरह करते हैं। ऑफिशियली जो है मतलब खुद से सामने से जा करके किसी भी आंदोलन के अंदर शामिल नहीं होते हैं। और एक बात आपको और भी पता होगी क्या, अब मैं इसको मिटा ही देता हूँ, चलो लिख लिया होगा आई होप आपने सब चीज़ों को। तो जब महात्मा गांधी जी 1922 से लेकर के 28 तक ओनली सेवा कर रहे थे, ठीक है,
तो उसके बाद आपको पता होगा कि 1928 के अंदर जो है भारत के अंदर एक क्या आता है, साइमन कमीशन आता है। क्या आता है बेटा? साइमन कमीशन। ठीक है भाई। तो साइमन कमीशन जब भारत के अंदर आता है तो इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस यही था कि जो भारत के अंदर कानून वगैरह है उसकी जांच पड़ताल की जाए। बट जो कांग्रेस है और जो भारतीय नेशनल लीडर्स थे, जो इंडियन नेशनल लीडर्स थे, उन लोगों ने जो है साइमन कमीशन का विरोध करा। विरोध इसीलिए करा बिकॉज इसके अंदर ना सारे के सारे लोग गोरे लोग थे, यानी कि श्वेत लोग थे। श्वेत मतलब गोरा ही होता है। और इसके अंदर ना अश्वेत नहीं थे। अश्वेत नहीं थे, यानी कि जो काले लोग होते हैं या सांवले लोग होते हैं वो लोग नहीं थे, जिसकी वजह से जो है इसका विरोध किया गया। ये बोला गया कि साइमन कमीशन के अंदर जो गोरे लोग हैं भाई, ये लोग तो वहां रह रहे हैं ना ब्रिटेन के अंदर, तो उनको कैसे पता भाई भारत के अंदर जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड लेवल पर, जो निचले स्तर पर क्या स्थिति है, ये गोरे लोगों को थोड़ी ना पता होगा। ये लोग तो वहां रहते थे ना, लंदन, ब्रिटेन के अंदर। तो इसी वजह से जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है किया गया। बहुत ही गलत तरीके से इनका जो है नकारा गया। इनका आंदोलन हुआ इसके विरोध में भी। ठीक है। तो इस साइमन कमीशन के विरोध में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस आंदोलन का नाम था अखिल भारतीय अभियान। ठीक है जी, अखिल भारतीय अभियान। ठीक है। और इसके साइमन कमीशन को छोड़ करके इसके अलावा एक और जो है ना किसान आंदोलन चल रहा था। उस किसान आंदोलन का क्या नाम रखा गया था? किसान सत्याग्रह। क्या नाम था? किसान सत्याग्रह। ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका बारदोली के अंदर। बारदोली कहाँ पर जगह है? ये बेसिकली गुजरात के अंदर एक जगह है, उसको बोलते हैं बारदोली की जगह ही वहाँ पर है। तो उसी बारदोली के अंदर जो है किसान सत्याग्रह भी होता है। अब आपको याद ये रखना है कि ये जो अखिल भारतीय अभियान है और जो किसान सत्याग्रह है, इन दोनों के अंदर ही महात्मा गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। याद रखना, आपसे क्वेश्चन यही आ सकता है कि कहाँ नहीं थे इन्वॉल्व वो। तो इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व जो है वो नहीं थे। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। इसके अंदर जो है इन दोनों अभियानों को चलाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को जो है केवल आशीर्वाद दिया था महात्मा गांधी जी ने कि आपका जो आंदोलन वो सफल हो। तो आशीर्वाद दे करके वो महात्मा गांधी जी साइड हट गए थे। बाकी जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो इसका लीडरशिप कर रहे थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया था। तो इतना आई होप आप लोगों को याद होगा, जो हमने लास्ट क्लास तक सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है। अब अपनी क्लास होगी स्टार्ट। ये तो अभी तक रिविजन करा रहा था भाई मैं आपको, और इसी में देख लीजिए 12 मिनट कुछ हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? तो आप लोगों को इसके बारे में मतलब पता तो होना चाहिए कि 26 जनवरी का जो दिन होता है हमारे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के अंदर ही जो है हमने भारतीय जो संविधान है उसको लागू करा था। ठीक है। इस पॉइंट को समझने से पहले जरा आप ये समझिए, दिसंबर 1929 के अंदर एक आयोजन होता है। आपको आई होप ये, चलो इसको भी हटाओ, पहले ये समझो जरा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको ना बेसिक से बेसिक चीज़ और एकदम कनेक्टेड डॉट्स के थ्रू आपको चीज़ें जो है अच्छे से बताता चलूँ। आपको पता होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर साल कहीं ना कहीं पर एक अधिवेशन करती है। अधिवेशन मतलब समझ लीजिए मीटिंग करती है। ठीक है। एक ऑफिशियल उनकी मीटिंग होती है जहाँ पर हर एक व्यक्ति आता है और अपने अपने विचार देता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो है दिसंबर 1929 के अंदर एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, यानी कांग्रेस अधिवेशन होता है। तो ये कहाँ पर होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसका राइट आंसर आपका लाहौर हो जाएगा। इसी लाहौर के अंदर जो है ना दो खास बात होती है। ठीक है जी, दो खास बात होती है। वो दो खास बात क्या क्या होती है? इसी लाहौर अधिवेशन के अंदर सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है जी। किसके अध्यक्ष के रूप में? जो पर्टिकुलर, जो सिर्फ 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा है, जो लाहौर में मीटिंग हो रही है, उसके अध्यक्ष के रूप में जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और इनका चुना जाना इतना खास बात क्यों माना जा रहा है? बिकॉज जिनको बोला जा रहा है कि युवा पीढ़ी को जो युवा पीढ़ी का जो प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंटेशन करते थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है जी। तो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। दूसरी बात क्या थी कि दिसंबर 1929 के दिन ही जो है हम लोगों ने, इसी महीने के अंदर हमने जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग स्टार्ट कर दी थी। हमने पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये हमने जो है मांग स्टार्ट कर दी थी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे ही हमने पूर्ण स्वराज की मांग स्टार्ट करी, मतलब शुरू करना करा हमने, तो 26 जनवरी 1930
यानी कि दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी। इसी जनवरी वाले दिन पर ही जो है हमने पूर्ण स्वराज की मांग को, एक होता है ना ऑफिशियली मांग करना कि भाई अब तो हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, जो चाहे वो कर लो, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, उन्होंने जो है ये घोषणा करी थी कि पूर्ण स्वराज की जो है हम लोग मांग करते हैं। कब? 26 जनवरी 1930 के अंदर। और इसीलिए 26 जनवरी के दिन पर जो हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। और इसी 26 जनवरी के दिन पर ही जो है हमारा संविधान भी जो है लागू हुआ था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको अभी समझ में आ रही होगी, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको अभी बता दिया है। और इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि 26 फरवरी, जी हाँ 26 फरवरी है ये, 26 फरवरी 1930 यानी इसके अगले महीने में क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर जा करके लोग जो है हमारा जो भारतीय झंडा यानी फ्लैग है उसको, प्लस जो हमारा नेशनल एंथम है इसको, इन दोनों चीज़ों को जो है गा करके और झंडे को फहरा करके स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग मना रहे थे। तो ये बात आप लोगों को याद रखना। अगर आपसे कभी पहले पूछ ले कि सबसे पहली बार हमने आज़ादी से पहले भी झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, तो वो मनाया था 26 फरवरी, ना कि 26 जनवरी और ना ही 15 अगस्त। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये जो अधिवेशन हुआ है लाहौर का अधिवेशन था। लाहौर का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये दो घटनाएं सब सबसे पहली बार यहीं पर हुई थी। तो इसके बारे में आपको अब याद रखना है, पढ़ लीजिएगा, मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च की यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो दांडी मैं बता दूं आप लोगों को, दांडी एक जगह का नाम है जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मार्च मतलब होता है कि चलो, चलने को बोलते हैं इंग्लिश में मार्च करना, ठीक है। तो दांडी मार्च जो यात्रा है उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। आपको पता है इसके बारे में, आप घबराइए नहीं, इसके बारे में अभी आपको थोड़ी सी और डिटेल दूंगा अच्छे से। ये क्वेश्चन में जरा डिस्कस कर ले हम लोग। दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग में आपको कुछ बातें हैं जो बता देता हूँ, वो क्या है सुनिए। आप लोगों को पता होगा कि जो नमक होता है, नमक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ होता है, बेसिक ह्यूमन चीज़ होता है, मतलब खाने के लिए। उस टाइम पर क्या था कि जो ब्रिटेन की जो सरकार थी भारत के अंदर, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसने क्या कर रखा था कि नमक के ऊपर भी 14 गुना अधिक टैक्स लिया करते थे ये लोग, नमक के ऊपर भी। और ऊपर से जो भारत के लोग हैं या फिर जो आम जनता है, उनको मना कर रखा था कि आप जा करके समुद्र के किनारे जा करके आप नमक खुद से नहीं बना सकते, ये भी बोला गया था। तो मतलब क्या कि नमक से रिलेटेड ना कानून भी था इनके पास, ठीक है। जिसके अंदर क्या कहा गया था कि आप जो है खुद से जाकर के नमक वगैरह नहीं बनाएंगे, जो नमक हम लोग रिफाइन करके आपकी दुकानों पर भेजेंगे, आपको वहीं से खरीद करके खाना है। और वो नमक के जो दाम है वो 14 गुना ज़्यादा थे आज के कंपैरिजन में। आज के कंपैरिजन में नहीं बोलेंगे, उसी टाइम के बोलेंगे। तो 14 गुना ज़्यादा थे। इस चीज़ को देख करके महात्मा गांधी जी ने जो ना नमक का टॉपिक चुना, और ये बहुत ही समझदारी वाला परिचय दिया उन्होंने, क्योंकि नमक से हर एक समुदाय रिलेट कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, हर एक इंसान नमक को अपने यहाँ पर रिलेट कर सकता है। इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने जो है नमक का टॉपिक चूज करा। उन्होंने कहा कि भाई मैं एक एक ना यात्रा करूंगा, मैं चलना प्रेफर करूंगा, नमक की साइड चलता जाऊंगा, मतलब समुद्र के किनारे जाऊंगा और वहां जा करके जो अपने हाथ से जो है नमक बना करके इस नमक कानून को तोड़ दूंगा। ये बात उन्होंने बोली। और आपको पता है जब महात्मा गांधी जी ये बात बोलते तो उनके साथ पक्की बात है कोई ना कोई तो होगा ही होगा, मतलब पूरी जनता इनके साथ में आ गई थी इस टाइम पर। और ये समझ लीजिए जो दांडी मार्च हुआ ना, नमक सत्याग्रह भी इसी को बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इन्हें, ये भी याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो नमक सत्याग्रह बोल लीजिए या दांडी मार्च यात्रा बोल लीजिए, ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या है वो सुन लीजिए जरा। 12 मार्च, आपको दोनों याद रखनी है, 12 मार्च 1930 के अंदर जो है हमारी यात्रा शुरू होती है ये, ठीक है। और ये शुरू कहाँ से होती है, ये 12 मार्च 1930 के अंदर जो है महात्मा गांधी जी कहाँ थे ये इस टाइम पर, ये थे आपके साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के अंदर है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। वहीं से जो है महात्मा गांधी जी चलना स्टार्ट करते हैं, कब, 12 मार्च 1930 के अंदर। अहमदाबाद से कुछ आपको याद आ रहा है,
1918 के अंदर जो महात्मा गांधी ने 2 अभियान चलाए थे, उसमें से एक अभियान आपका अहमदाबाद के अंदर था, जहाँ पर मिल मजदूरों के लिए जो है उन्होंने आंदोलन किया था। दूसरे वाला बताइए कहाँ हुआ था? ये हो गया जी 12 मार्च 1930 के अंदर जो है उन्होंने यात्रा स्टार्ट करी। यात्रा स्टार्ट करने के बाद जो है वो 6 अप्रैल 1930 के अंदर कहाँ पहुँचते हैं ये पहुँच जाते हैं डांडी। डांडी एक जगह का नाम है जो कि गुजरात के अंदर है। ये समुद्र से तटीय, जो समुद्र से लगे हुए इलाके होते हैं ना, तो ये वो इलाका है, समुद्र तटीय इलाका है दांडी। तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वो जो है एक मुट्ठी जो है नमक बना करके अपने हाथों से उस जो नमक कानून है उसको विरोध कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। और इसी को तोड़ने के बाद जो है उनको जेल में जाना पड़ता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930। और जब आपसे पूछे कि कब खत्म हुआ या कब पहुंच गए थे डांडी डांडी गुजरात के अंदर, तो वो पहुंच गए थे 6 अप्रैल 1930 के अंदर। तो ये दोनों ही बातों आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको अभी तक जो है इतना सारी चीज़ें समझ में आ रखी होंगी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो नमक यात्रा हुई है, ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्यों इम्पोर्टेंट थी? उसके 3 कारण क्या है? आपसे ऐसे राइटिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं भी खुद को अपने आप को नहीं रोक पाया ये 3 कारण बताने से, बिकॉज़ ये 3 कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको ज़रा समझिए। पहला कारण ये था कि ये 1930 के अंदर जो ये नमक यात्रा यानी कि जो नमक सत्याग्रह है, ये एक ऐसी पहली घटना थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी जो है ना, इसकी वजह से महात्मा गांधी जी पूरी दुनिया की नज़र में आ जाते हैं। ये लोग पूरी दुनिया की नज़र में आ जाते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, जो लोग पहले नहीं जानते थे महात्मा गांधी जी को आप जानते हैं कहाँ पर? विदेशों के अंदर भी, बाहर देशों के अंदर। ठीक है, तो पूरी दुनिया की नज़र में ये लोग आ जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। और प्लस इस नमक आंदोलन के अंदर जो है महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था, महिलाओं का जो भागीदारी था, वो बहुत ही लार्ज स्केल पर था। ठीक है, इसके लिए किसका श्रेय किसको जाता है? ये जाता है कमला देवी जी को। कमला देवी एक एक नारी हैं, ये एक फीमेल है। इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी जी को कन्विंस किया था, मनाया था कि नमक सत्याग्रह के अंदर केवल पुरुषों तक ही जो है इस आंदोलन को सीमित मत करिए। आप इसके अंदर महिलाओं को भी आने की इजाज़त दिए, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है ये बहुत ही बड़े स्तर पर हो सके। तो कमला देवी जी की इस चीज़ को लेकर हम थैंक यू बोलना चाहेंगे जी। ठीक है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय इनका नाम है, याद रखिएगा। तो दूसरी जो घटना है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या? महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है बहुत बढ़ चढ़ करके इसके अंदर देखने को हमें मिला था। और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इस नमक सत्याग्रह या फिर नमक यात्रा की वजह से जो है अंग्रेजों को ये एहसास हो चुका था कि भाई अब ज़्यादा समय तक भारत के ऊपर हम राज करके नहीं रह सकते हैं। अब हमें भारत जो है बहुत जल्दी ही छोड़नी पड़ेगी। और इसी एहसास के बाद जो है ब्रिटेन के ब्रिटेन की राजधानी लंदन के अंदर अब जो है क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन होगा। क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन क्या है ये बता सकता है कोई मुझे? गोलमेज बेसिकली ना ऐसे गोल मेज था, मेज टेबल होता है ना, इस टेबल के नीचे चेयर वगैरह लगी हुई तो वहाँ पर लोग बैठते हैं, तो ये गोल कुछ था, इसी वजह से इसको गोलमेज सम्मेलन कह दिया गया। और ये कहाँ पर होता है? लंदन के अंदर होता है। तीनों ही सम्मेलन हो 3 बार सम्मेलन हुए थे इसके, और तीनों ही सम्मेलन कहाँ होते हैं? लंदन गोलमेज लंदन के अंदर होते हैं। इसके बारे में अभी हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए आई होप इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? किस घटना के चलते गांधी जी पहली बार दुनिया की नज़र में आए थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च यात्रा। इसका राइट आंसर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा एक, तो उसको आप क्लिक करके आइएगा। और ये लिख दिया भाई, पढ़ लीजिएगा। और ये कमला देवी जी देखिए, ये रहा हमारा, ये रही, ये समाजवादी कार्यकर्ता थी ये। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी से नमक यात्रा को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने का आग्रह किया था? तो आपको पता है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी वो, तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसके बारे में मैंने आपको जस्ट ऑलरेडी बताया था। तीनों के तीनों जो है ब्रिटेन की राजधानी यानी कि लंदन के अंदर हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ कहाँ, मतलब तीनों जो है लंदन के अंदर हुए थे। और कब कब हुए थे ये मैं आपको जरा बता देता हूँ। पहला वाला होता है आपका नवंबर 1930, दूसरा वाला होता है आपका सितंबर 1931,
तीसरा वाला होता है आपका नवंबर 1932। अगर आप लोग ये महीना याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर आप ये नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, मत रखिए। लेकिन भाई 1930, 31 और 32 ये तीनों के तीनों जो ईयर्स हैं आपको याद रखने ही रखने, किसी भी हालत के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन कुछ और भी बनते हैं, वो क्या कि महात्मा गांधी जी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है हिस्सा लिया था। तो आपको याद रखना है वो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। पहले वाले के अंदर तो जो महात्मा गांधी जी वो जेल के अंदर थे, तो जो लंदन के अंदर जो बैठे अधिकारी लोग थे यानी ब्रिटेन के लोग थे, बड़े गधे लोग थे, उनको जब पता ही नहीं कि भाई जब महात्मा गांधी जो मेन लीडर है वो जेल में है तो कैसे आएगा भाई पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर। तो ये बात उनको समझ में नहीं आई, उनको बाद में समझ में आई, जिसकी वजह से उनको बाद में जो है जेल से रिहा किया गया, छोड़ा गया, जेल से बाहर निकाला गया। और उसके बाद जो है सेकंड वाले के अंदर आते हैं कौन, महात्मा गांधी जी। बट जब उनकी बातों को नहीं माना जाता है, महात्मा गांधी जी की बातों को नहीं माना जाता है, तो तीसरे वाले में भी वो नहीं जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले और तीसरे वाले में नहीं जाते हैं, दूसरे वाले में जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर कौन गया था। कोई है ऐसा इंसान जो गया था तीनों में? तो जी हाँ, गया था। वो कौन था? हमारे और आपके फेवरेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। वो तीनों ही सम्मेलन के अंदर गए थे, ये आपको याद रखना है। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था? तो वो था आपका द्वितीय। मैंने आपको जस्ट अभी ही बताया था इसके बारे में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था, वगैरह वगैरह चीजें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है कि किस समझौते के तहत नमक उत्पादन की अनुमति जो है शामिल थी। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है जी। नमक उत्पादन की जो अनुमति है वो शामिल था। तो इनमें से ना कोई एक समझौता हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी ने करवाया था तो गांधी जी का नाम तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। हालांकि पूना समझौता के अंदर भी जो है गांधी जी और वो अम्बेडकर जी के बीच में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। अच्छे से बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। तो किस समझौते के तहत जो है नमक उत्पादन अनुमति जो है शामिल किया गया था। तो ये आपको बता दूं, गांधी इरविन समझौता था जिसके अंदर जो है नमक उत्पादन जो है शामिल किया गया था। आप लोगों को पता होगा एक चीज, वो क्या, देखिए पहला वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया था कब, नवंबर 1930 के अंदर हुआ था। 30 आपको याद रखना, 30, 31 और 32 तीनों जो है एक एक बारी में, एक एक साल में जो है होते रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था कि पहला हो गया आपका 2930 के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। और इस टाइम पर जो आपके वॉइस रॉय थे ना वहाँ पर, वो थे आपके लॉर्ड इरविन। वॉइस रॉय लिख देता हूँ, वॉइस रॉय। वॉयसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इरविन लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है जी। इरविन नाम का आदमी था, ये गलत लिख दिया यार, कैसे मिस्टेक हो जाती है भाई। इरविन नाम का इंसान था, तो वो इस टाइम पर वॉयसराय थे, ठीक है। तो इन्होंने नोटिस करा कि भाई पहले वाला तो एकदम बकवास मीटिंग रही है हमारी। क्यों मीटिंग रही बकवास? क्योंकि भारत की साइड से कोई जल्दी आया ही नहीं, सिर्फ अंबेडकर जी आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें बस बोली और वो रख के चले गए। तो ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल नहीं रहा, ज़्यादा कुछ निष्कर्ष निकल करके नहीं आया जिस पर्पस के लिए उन्होंने रखा था ये गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो ये फिर क्या होता है कि जब महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, तो रिहा करने के बाद इरविन प्लस गांधी जी, इन दोनों के बीच में ना बातें होती हैं, कुछ कुछ बातें होती हैं इन दोनों के बीच में, टॉक्स होती हैं, ठीक है। टॉक्स वगैरह होती हैं, बातें होती हैं, और इस बातें होने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। आई होप आप लोग अभी भी सुन रहे होंगे मेरे इस वीडियो को। और भाई नींद चैन को सबको त्याग दो अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रखे हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता होता है, और ये कब होता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अरे इसी टाइम पे होता है यार, 1930 के आसपास ही होता है। तो ये जब होता है ना गांधी इरविन समझौता, होने के बाद इसके अंदर कुछ बातें थी जो बाहर निकल करके आई। वो क्या बातें, क्या सहमति हुई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने उस टाइम पर चला रखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस वाला जो मूवमेंट था, उसको वापस ले लेंगे महात्मा गांधी जी। ये समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में। दूसरा समझौता ये हुआ था कि जितने भी सारे कैदी हैं हमारे, गांधी जी ने कहा था हमारे जितने भी कैदी हैं, कैदियों को जो है रिहा कर दो, रिहा कर दो, उन्हें जेल से जो है छोड़ दो, ये बोला गया था। और तीसरा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमने नमक
यात्रा यानी नमक सत्याग्रह को भी लॉन्च किया था 1930 के अंदर। कब यात्रा शुरू करी थी? 12 मार्च 1930 के अंदर यात्रा शुरू करी गई थी। और पहुंचे कब थे हम? डांडी, गुजरात के अंदर 6 अप्रैल 1930 के अंदर। याद रखना है भाई, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा वाला क्या था कि अब जो है ना नमक आप बना सकते हैं, ऐसा अनुमति जो है यहाँ पर मिल गई थी। किसके तहत मिली थी? गांधी इरविन समझौता के तहत मिली थी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नमक उत्पादन की अनुमति जो है किस समझौते के अंदर शामिल था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गांधी जी और ये एक स्टेटमेंट है, ये गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी निचली जातियों की बात आ जाए तो समझिएगा भीमराव अंबेडकर जी उस टाइम पर प्रबल दावेदार थे, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा था। ठीक है। और जब कभी भी आपका मुसलमानों की बात आ जाए तो समझ जाइएगा मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, जो कि मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसका हिमायती लोग थे वो, मतलब उनकी साइड से वो थे। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, मुस्लिम लीग के बारे में लिखा है, भीमराव अंबेडकर के बारे में भी लिखा है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं आपको ना कभी भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के नहीं देता। ठीक है। वो इसलिए नहीं देता बिकॉज एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं सिर्फ मैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है। हालांकि जितने भी मैंने आपको बातें बताई उसके अंदर भाई बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट फिर भी मैं आपको लिमिटेड चीज़ें ही बता रहा हूँ बिकॉज आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इतनी बहुत सारी चीज़ें मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस अधिनियम के तहत सीमित प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था का आश्वासन दिया? हालांकि यार ये गलत लिख दिया उन्होंने, मैं अभी लिख के दे देता हूँ भाई, है ना, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। जहाँ पर आपका होना चाहिए था प्रातिनिधिक सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था। ये क्या है भला? ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, सिस्टम ये होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटेन सरकार है यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो कि भारत के अंदर ऑलरेडी राज कर रही थी, उनके राज करते करते भी भारत के अंदर जितने भी आज़ाद प्रांत थे, लगभग आज़ाद नहीं, जो कि ब्रिटेन के अंडर में प्रांत थे जो कि 11 थे, इन 11 प्रांतों पर जो है चुनाव होगा। और चुनाव होने के बाद जो भी जीतेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री होगा ना वो किसके अंडर में काम करेगा? ब्रिटेन के जो वॉइसरॉय होता है भारत के अंदर, उसके अंडर में रह करके काम करेगा। ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सरकारी अधिनियम 1935। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, GOI एक्ट 1935 इसको हम बोलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर ये बात जो है रखी गई थी कि भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के रहते हुए भी एक प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, जहाँ पर 11 प्रांतों यानी कि 11 स्टेट्स के अंदर जो है चुनाव हुए थे। और चुनाव होने के बाद जो है 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, और उनके जीतने के बाद ही पीएम भी जो है निकल करके आ जाता है। ठीक है। कौन होता है पीएम? कोई बता सकता है तो बता दीजिएगा, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये भी आप लोगों के लिए। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या, जब यार कुछ बातें होती जो आप लोगों को ना मतलब बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। जब पीएम, एक मिनट, जब पीएम जो है सत्ता में आ जाता है, जो कि अभी चुनाव हुआ था ना 1935 वाले एक्ट के तहत, तो जब पीएम जो है सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद उसके अगले 2 साल में, उसके अगले 2 साल के बाद यानी कि 1939 में जो है ना एक वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो महात्मा गांधी जी इस चीज़ का एक फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि कांग्रेस और मतलब महात्मा गांधी जी इन्होंने एक बात कही ब्रिटिश साम्राज्य से कि अगर आप लोग हमें आज़ादी देने का फैसला करते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद, अगर आप लोग हमें आज़ादी देने का प्रॉमिस करते हैं तब हम आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर साथ देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। तो भाई जैसी आज़ादी की बात आई तो ब्रिटेन वालों ने जो है साफ साफ मना कर दिया, और जैसे इन्होंने साफ साफ मना करा तो कांग्रेस और महात्मा गांधी जी भी जो लोग हैं वो लोग रूठ गए।
रूठने के बाद क्या हुआ, अक्टूबर 1939 के अंदर जितने भी मंत्री यानी कि 8 केंद्रीय मंत्री जो प्रांतों के अंदर जो जीते थे कांग्रेस के पार्टी के लोग, उन लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया जी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब सरकार बनी लेकिन 4 साल के अंदर अंदर सरकार को हटा भी दिया गया। तो ये हुआ था इनके साथ, बीच में बनी थी, ये आपको मतलब याद रखना है। देख लीजिए, लिखा हुआ है बकायदा सारी चीज़ें। ठीक है, इसी के नीचे वाला पैराग्राफ में देखोगे ना, तो वहाँ पर वो बात भी लिखी हुई है कि महात्मा गांधी जी ने मांग करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। देख लो जरा भाई, इसके आगे कुछ लिखा है तो सही। चलिए अब आपको बातें बता ही देते हैं फिर इसके बारे में, मना इससे पहले कुछ और समझ लीजिए आप हैं। ब्रिटेन के एक पीएम थे, ब्रिटेन के एक पीएम थे जिनका नाम था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल नाम था। वैसे तो उनका सरनेम लेके ही बोलता हूँ मैं। ठीक है, चर्चिल चर्चिल ने जो है ना क्या करा कि जो जो आपके ये है क्या बोलते हैं, चलिए इसको बताने से पहले ना एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले, और उससे पहले ज़रा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 1915 के अंदर जो है महात्मा गांधी जी वापस आते हैं, ये आपको बात पता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, महात्मा गांधी जी जो है, शुरू से बताता हूँ भाई, जल्दी का काम शैतान का काम। वापस आते हैं, वापस आने के बाद वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि 1916 में वो घूमना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें यही बोला था कि घूमना स्टार्ट करो और पता लगाओ कि क्या क्या वास्तविक समस्याएं हैं भारत के लोगों की। तो घूमना स्टार्ट करते हैं, घूमते घूमते जो है उनको 1916 के अंदर जो है एक स्पीच देने का जो है अवसर मिलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। तो जैसे ही वो अपना स्पीच देते तो काफ़ी प्रभावशाली स्पीच था, और जो किसान लोग हैं यानी जो मजदूर लोग हैं या फिर जो किसान लोग हैं, वो लोग गरीब लोग हैं, हाँ गरीब लोगों के हितों में जो है इन्होंने यहाँ पर स्पीच दिया था। और जैसे ही ये स्पीच देते हैं तब क्या होता है, दिसंबर दिसंबर 1916 के अंदर चंपारण यानी बिहार से एक इंसान आते हैं, राजकुमार शुक्ला, जो कि कहाँ जाते हैं, महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जरा चलिए जी, हमारा जो नील खेती से रिलेटेड जो इशू है उसको जल्दी समझा, मतलब सुलझा दीजिए। सुलझाने के बाद फिर जो 1916 से लेकर के 17 तक जो है महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, केवल किसानों की जो है हेल्प में पूरा समय जो है बिता देते हैं। बिताने के बाद फिर क्या होता है कि 1918 के अंदर उन्होंने जो है 2 अभियान चलाए। दोनों अभियान कहाँ पर हुए थे, गुजरात उनके घर के अंदर ही हुए थे। पहला वाला हुआ था कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद कुछ याद आ रहा है, यहीं से अहमदाबाद, जो कि साबरमती आश्रम भी यहीं है, यहीं से जो है आपका दांडी मार्च की जो है यात्रा शुरू करी गई थी 12 मार्च 1930 के अंदर, और ख़त्म कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930 के अंदर। तो यहीं से जो है गुजरात में यात्रा जो है शुरुआत की जा, मतलब शुरुआत कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए। यहीं पर 1918 के अंदर 2 अभियानों में से अहमदाबाद अभियान के अंदर जो है 1918 में ही मिल जो मजदूर थे उनके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, और दूसरा था खेड़ा के अंदर, खेड़ा के अंदर जो उन्होंने किसान आंदोलन भी चलाया था, जो कि किसानों की फसल चौपट चौपट हो गई थी ना, उसके रिलेटेड। उसके बाद क्या होता है कि 19 मार्च 1919 के अंदर क्या आता है भारत के अंदर, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट अधिनियम आता है, जिसके अंदर क्या कहा गया था, बिना मुकदमा चलाए हम आपको जेल में डाल देंगे और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, ये बात लिखी हुई थी रॉलेट एक्ट के अंदर। और इसी चीज़ का विरोध करने के चक्कर में क्या होता है, घटना हो जाती क्या, 13 अप्रैल 1919 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये कहा, इसके अंदर ये बेसिकली हो गया था कि अमृतसर, अमृतसर एक जगह है पंजाब के अंदर, इस अमृतसर के अंदर भी एक जो है जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। बाग है ये, गार्डन टाइप सदा, उसी के अंदर जो है ना लोग शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कर रहे थे, किसके किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो यहीं पर जो है ये लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करते करते जो है इन्हीं लोगों के ऊपर जो है ना फायरिंग का ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से 400 से ज़्यादा लोग जो है मारे जाते हैं। जनरल डायर नाम था उस बेवकूफ़ इंसान का जिसने ये चीज़ करवाई थी। करवाने के बाद जो है महात्मा गांधी जी गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होने के बाद वो जो क्या करते हैं 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला देते हैं, असहयोग आंदोलन जो है वो चला देते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के अंदर क्या कहा गया था ऑलरेडी पता है भाई आप लोगों को, और इसी के अंदर जो है खिलाफत आंदोलन को मिक्स कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। जैसे ही ऐड करा गया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठे एक साथ आ गए थे, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन और भी ज़्यादा लार्ज स्केल पर फैलने लग गया था। ये बातें आप लोगों को पता है। ये आंदोलन फैलते फैलते
थम सा गया था कब? फरवरी 1922 के अंदर। क्यों थम गया था? बिकॉज चोरी चोरा का घटना हो गया था। क्या हो गया था? चोरी चोरा की इंसिडेंट यानी घटना हो गई थी, जिसके अंदर एक पुलिस स्टेशन के अंदर लोगों को जला दिया गया था। यूपी में हुआ था ये चीज़, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर आपको पता ही है कि 1922 से लेकर के 28 तक महात्मा गांधी जी कुछ नहीं करते, सिर्फ सेवा वगैरह जो है लोगों की वो करते हैं। और करने के बाद आपको ये भी पता होगा कि 1928 में ही जो है एक साइमन कमीशन जो है भारत की तरफ आता है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है। कमीशन का मतलब क्या होता है? कुछ ग्रुप होगा लोगों का जो कि कुछ विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ये साइमन कमीशन भारत में आता है। किसके लिए आता है ये आता है आपका भारत के अंदर जो कानून वगैरह है उसकी व्यवस्था का जांच पड़ताल करने के लिए। तो इसी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए एक आंदोलन निकला था। उसका आंदोलन का नाम क्या था? अखिल भारतीय अखिल भारतीय आंदोलन, ठीक है। ये आंदोलन हो गया, प्लस एक और आंदोलन था जिसका नाम था किसान सत्याग्रह के बोलते हैं उसे हम, ठीक है जी, किसान सत्याग्रह। ये कहाँ हुआ था? बारदोली के अंदर हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के अंदर पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। और आपको ये भी याद रखना है महात्मा गांधी जी ने इस दोनों ही आंदोलन के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं हुए थे। ये आपको याद रखना है। उन्होंने मात्र अपना जो है आशीर्वाद दे दिया था। इन दोनों आंदोलन को जो है उन्होंने मात्र अपना आशीर्वाद दे करके विदा कर दिया था, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोगों को याद हो चुकी होंगी। अब हम आगे देखते हैं वो क्या होता है। अब क्या होता है कि दिसंबर 1929 के अंदर आपका अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी मीटिंग होती है, जिसके अंदर हमने क्या देखा था? दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू जो है एज अ प्रेसिडेंट जो है युवा पीढ़ी के नेतृत्व करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के जो है बन जाते हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं इस अधिवेशन के लिए। इस मीटिंग का जो अध्यक्ष बनता है वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम पर जो है हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की जो हमने मांग करी थी, ठीक है। और फरवरी 1930 फरवरी कह रहा हूँ 26 फरवरी 1930 के अंदर जो है हम लोगों ने झंडा वगैरह और राष्ट्रगान वगैरह गा करके हमने क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। इसके बीच वाला जो पॉइंट है ना 26 जनवरी 1930, वो पॉइंट आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है। वो जस्ट मैंने आपको एडिशनल बताया था, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ चीज़, ठीक है। अगला देखते हैं क्या। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर क्या होता है? डांडी डांडी मार्च स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी जी ने खुद ने चलाया था ये चीज़। तो डांडी मार्च कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपका 12 मार्च 1930 के अंदर। कहाँ से? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से जो है ये शुरू होता है। और कहाँ जाके ख़त्म होता है? 6 अप्रैल 1930 के अंदर जो है चीज़ ख़त्म हो जाती है। कहाँ पर जा कर के? डांडी एक जगह का नाम है जो कि गुजरात के अंदर, तो वहाँ जाकर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद अच्छा, डांडी मार्च को ही जो हम क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। आप चीज़ को, आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। जैसे ही ये चीज़ हो जाती है तो इसके अंदर हमने देखा था कि जो अंग्रेज लोग हैं उन लोगों को एहसास हो गया था कि भाई अब हमारा जो साम्राज्य है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, हम लोग भारत के अंदर अब राज नहीं कर सकते, अब हमें भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। ये बात जो है निकल करके आती है कहाँ पर? डांडी मार्च के अंदर। जैसे ये चीज़ हो जाती है तो फिर क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। इन गोलमेज सम्मेलन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 बार जो है सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों ही सम्मेलन में कौन एक कॉमन व्यक्ति था जो गया था? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों ही सम्मेलन के अंदर गए थे और दूसरे वाले के अंदर मात्र गांधी जी गए थे, ठीक है। पहले वाले में और दूसरे तीसरे वाले में जो है गांधी जी नहीं गए थे, आपको ये बात अच्छे से पता होगा। और इस दूसरे वाले में जाने से पहले भी एक गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से चीज़ों को देखी भी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि सरकारी अधिनियम 1935 के तहत क्या होता है? सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था के तहत एक पीएम को जो है चुना जाता है। लेकिन वो पीएम को जो है वो पीएम हो गए और कांग्रेस के जितने भी नेता लोगों ने इस्तीफा दे दिया था 1938 तक आते आते, 1938-39 में आते आते, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है वो देखिए। अब क्या हुआ कि 1942 के अंदर ना एक आएगा क्रिप्स क्रिप्स मिशन जो है इंडिया के अंदर आएगा। क्रिप्स मिशन, ठीक है। और जैसे ही क्रिप्स मिशन आ जाएगा, जैसे ये भी जो है फेल हो जाएगा। इसके फेल होने के बाद जो है फिर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए,
बट कोई नहीं, आपके पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही है जो आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1940 के अंदर आया था। इसी चीज़ के लिए मैंने जो है आप लोगों को पूरी की पूरी रामबाण जो कहानी है पूरी की पूरी अच्छे से बता दी थी। 40 नहीं भाई, 42 है यार। कभी कभी ना दिमाग काम करना बंद कर जाता है भाई। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा इसके बारे में ना, ये लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। और ये स्टैफर्ड क्रिप्स इसका नाम था भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है भारत जो है कब आता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946, ठीक है। इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है भारत को आज़ादी मिली थी, आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपको जस्ट मैंने अभी बताया था कि 1942 के अंदर जो है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया था। अंग्रेजों के लिए बोला गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जैसे ही आंदोलन लॉन्च होता है, लॉन्च होने के जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर जो है महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। और उनको जेल में डालने के बावजूद जो कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम धाम करा, बहुत ही एक्टिवली इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन दिया था, बहुत ही सबसे सबसे अच्छे तरीके से जो सक्रिय थे यानी एक्टिव थे, वो कौन थे? जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। इस जेपी नारायण का जो नाम है आप लोग पॉलिटिकल साइंस में भी सुनते होंगे। ये बहुत ही मतलब ऊंचे दर्जे के इंसान है, काफ़ी मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हिम, है ना। तो इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। और जब महात्मा गांधी जी जेल में थे और बाकी कांग्रेस के नेता लोग भी जेल में थे, तो भाई साहब हुआ क्या कि इसी टाइम पीरियड के दौरान पे जो है, इसी टाइम पीरियड यानी कि जून 1944 से पहले इसी टाइम पे जो है ना महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है। बट इससे पहले ही जो है मुस्लिम लीग जो है क्या कर देती है? पहले जो है ना मुस्लिम लीग को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब जानने लगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जितने भी मेन मेन लीडर्स हैं वो सारे जेल में थे। तो इस वजह से मुस्लिम लीग को मौका मिला और उन लोगों ने जो है पंजाब पंजाब और प्लस सिंध, इन दो एरिया के ऊपर ना अपना प्रभुत्व, अपना जो बोलबाला है वो छोड़ दिया था। और इसकी बदौलत ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जी, ठीक है। और जैसे ये महात्मा गांधी जी को रिहा किया जाता है, रिहा करने के बाद एक वॉइसरॉय थे, वॉवेल लॉर्ड वॉवेल लॉर्ड वॉवेल और महात्मा गांधी, इन दोनों ही लोगों ने कोशिश क्या करी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जितनी भी अटपट बातें चल रही हैं, जितनी भी गैप्स हैं, उस सबको फुलफिल किया जाए। इन दोनों के बीच में सहमति बनाई जाए ताकि भारत को आज़ाद किया जाए बिना किसी बंटवारे के। बट माना नहीं कोई सा भी, ठीक है। तो ये बात हुई थी यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब अगला देखते हैं क्या। जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है? 16 अगस्त को ये चीज़ मनाई गई थी। कब? कौन से साल में? 1946 की बात है, ऑब्वियस सी बात है। और जब ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है ना, तो इसी कार्रवाई दिवस के बाद क्या होता है कि कलकत्ता के अंदर जो है ना खूनी संघर्ष, खूनी लड़ाइयाँ जो हैं स्टार्ट हो जाती है, वही मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये होते होते याद रखिएगा कि जब महात्मा गांधी जी आज़ाद हुए, मतलब जेल से बाहर निकले, जिसका उस टाइम पर कौन था वॉइस हो रहा है, वो था लॉर्ड वॉवेल, ठीक है। लॉर्ड वॉवेल के बाद जो है कौन आता है अगला? माउंट बैटन जो है वो बन करके आते हैं अगले वॉइस हो रहा है, ठीक है। इन दोनों ही लोगों ने कोशिश करी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और जो कांग्रेस है उन दोनों पार्टी के बीच में जो है सुलह मशवरा किया जाए, जिसकी वजह से भारत को एक भारत के रूप में जो है आज़ादी मिले, ना कि बंटवारे के साथ मिले। लेकिन जब माउंटबेटन जी आते हैं, वो देखते हैं कि भाई साहब कोई सब मान नहीं रहा है, बड़े बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं। तो माउंटबेटन ने क्या करा कि चलो भाई कोई नहीं, हम आपको आज़ादी देते हैं, लेकिन हम विभाजन के साथ देंगे अब आज़ादी, क्योंकि आप में से कोई मान ही नहीं रहा बात हमारी। तो ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि लॉर्ड वॉवेल के बाद अगला वॉइसरॉय किसे नियुक्त किया गया? तो अभी बता दिया मैंने, लॉर्ड माउंटबेटन था इसका राइट आंसर। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए किस दिन को चुना गया था? तो ये 15 अगस्त का दिन था। इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और जब ये 15 अगस्त का दिन होता है ना, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, वो क्या कि पूरी दुनिया कह रहा हूँ, पूरे जो भारत के लोग हैं, वो लोग आज़ादी का जो है जश्न मना रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी जो है वो कलकत्ता के अंदर गए थे, क्योंकि वहाँ पर ना खूनी जो है दंगे वगैरह हो रहे थे।
तो गांधी जी जो है कलकत्ता के अंदर थे, यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भी लड़ाई वगैरह होती है उसको शांति के रूप में सुलह मशवरा कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है कि 30 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 के दिन एक नाथूराम गोडसे नाम का एक इंसान आता है, पागल इंसान आता है, और वो महात्मा गांधी जी को गोली मार देता है। शाम के कुछ 5 बज रहे थे, 5 PM टाइम हो रहा था। तो उसी टाइम पर ये गोली मारता है, और गोली मारने के बाद उनकी जो है हत्या हो जाती है, और फिर इसी तरीके से चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो गाइस, लव यू ऑल।